हेलो टॉपर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MNF टॉपर क्लास पे। जैसा कि आप लोग आज का थंबनेल में हेडिंग देख ही लिए होंगे कि हम लोग का नेक्स्ट जो यूनिट स्टार्ट होने वाला है उसका क्या नाम है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल भस्म एवं लवण। ठीक है, ये हमारा क्या है कि सेकेंड यूनिट है केमिस्ट्री का। फर्स्ट यूनिट आप लोगों ने देख लिया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, जिन बच्चों ने वह वीडियो नहीं देखा है, वो कितने पार्ट में था, 4 पार्ट में था, वो उसका थ्योरी वीडियो है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले जाके उसको वीडियो देखिए और सारा प्रॉपर नोट्स बनाइए, फिर यहाँ पर आइए। क्या होगा, आप लोग क्रमबद्ध चलते रहिएगा। इससे क्या होगा कि आपका सारा एकदम चैप्टर वाइज चलते रहेगा, आपका एकदम कैसे फ्लो में खत्म हो जाएगा चैप्टर, आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आप लोग क्या करिएगा, बैकलॉग बना के रखिएगा, इससे क्या होगा कि ज्यादा वीडियो हो जाएगी, आप लोग को फिर देखने का मन नहीं करेगा। तो जैसे ही एक दिन में एक वीडियो अपलोड होता है, आप एक वीडियो देखिए, उसका नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, फिर नेक्स्ट क्लास में आइए। ठीक है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाके देख लीजिए। तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले वो है अम्ल भस्म और लवण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अम्ल किसको बोलते हैं, फिर जानेंगे भस्म किसको बोलते हैं, फिर जानेंगे लवण किसको कहते हैं। तो एक एक करके हम सबको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अम्ल किसको बोलते हैं। ठीक है, अम्ल, तो एक चीज होता है, अम्ल का इंग्लिश क्या होता है, एसिड होता है। सब लोग जानते ही होंगे कि अम्ल का इंग्लिश क्या होता है, एसिड होता है। और एसिड जो है ना वो किससे बना है, एसिड एक इंग्लिश वर्ड एसिडस से बना है। किससे बना है, एसिडस। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है खट्टा। इसका मतलब क्या होता है, खट्टा। देखिए बात समझ आया, कहां से कहां गया। जैसे अम्ल, अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। एसिड जो है एसिडस से बना, और एसिडस का मतलब होता है खट्टा। यानी क्या, इसके नाम में ही छुपा है कि वह पदार्थ जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, उसको क्या बोलते हैं, यानी अम्ल मतलब खट्टा, यानी कुछ ना खट्टा का गुण इसमें होगा, ऐसा अनुभव हो रहा है। तो क्या इसका पहला जो होगा, पहला इंट्रोडक्शन जो होगा, इसमें क्या होगा, अम्ल क्या हो जाएगा, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। आप लोग पहला टॉपिक लीजिएगा कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। और नेक्स्ट टॉपिक जो लिखिएगा वो क्या होगा, वह पदार्थ जो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापन करता है, वह पदार्थ जो हाइड्रोजन प्रतिस्थापन करता है, हाइड्रोजन प्रतिस्थापन करता है, वह अम्ल कहलाता है। चलिए, तो इतना तक आप लोग समझ गए होंगे कि अम्ल का जो परिभाषा कहां से आया, उसके इंग्लिश नाम से ही आया। ठीक है, एसिड, एसिडस, एसिड जो था वो एसिडस से बना था। एसिडस का मतलब ही होता था खट्टा। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। वह पदार्थ जो हाइड्रोजन प्रतिस्थापन करता है वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। तो इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अब जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है वो हम लोग का क्या टॉपिक होने वाला है, अम्ल का उपयोग। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा क्या होगा, अम्ल का उपयोग। तो हम लोग अम्ल का उपयोग कहां करते हैं, जैसे कि हम अपने दैनिक जीवन में भी उपयोग करते हैं, जैसे खाने में भी अम्ल का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो खाने में हम लोग कहां कहां अम्ल का उपयोग करते हैं, जैसे कि आप लोग जानते होंगे खट्टा दूध। दूध क्या होता है, खट्टा होता है। उसमें क्या होता है, खट्टा दूध जो होता है उसमें क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। अब जैसे सिरका या फिर अचार, उसमें क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। जैसे सेब हो गया, उसमें क्या होता है, मौलिक अम्ल हो गया। नींबू होता है, नींबू में क्या होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। अंगूर होता है, अंगूर में कौन सा अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल होता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है, प्रत्येक प्रकार का जो पदार्थ होता है उसमें क्या होता है, अलग अलग अम्ल होता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे पेय पदार्थ यानी जैसे कि आप लोग का जो ये आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्प्राइट, ये सब पेय पदार्थ होता है, उसमें क्या होता है, कार्बोनिक अम्ल होता है। तो वो सब क्या हुआ, हमारे दैनिक जीवन में क्या हुआ, खाने वाला वस्तु का उपयोग। तो हम लोग पहले लिखेंगे क्या, अम्ल का उपयोग। तो हम लोग का हेडिंग अभी जो होगा वो होगा अम्लों के कुछ उपयोग। अम्लों, या लिखिए सीधा अम्ल, अम्ल के कुछ उपयोग। अम्ल के उपयोग में हम लोग पहला क्या लिखेंगे, पहला जो होगा वो हमारा क्या होगा, एक नंबर खाने में। तो खाने में हम लोग अम्ल का उपयोग कहां करते हैं, तो चलिए हम लोग खाने में कहां करते हैं, पहला देखिए, जैसे हम लोग लिखेंगे कि खट्टा दूध,
खट्टा दूध, इसमें क्या होता है, इसमें आपका क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सिरका एवं अचार। इसमें क्या होता है, सिरका और अचार में क्या होता है, टार्टरिक अम्ल होता है। सिरका और अचार में एसिटिक अम्ल होता है। टार्टरिक अम्ल किस में होता है, अंगूर में होता है। ठीक है, टार्टरिक अम्ल जो होता है वो किस में होता है, अंगूर में। तो चलिए, सिरका एवं अचार में क्या होता है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। अंगूर में क्या होता है, टार्टरिक अम्ल होता है। सेब में क्या होता है, ऑक्जेल। सेब में क्या होता है, मौलिक अम्ल होता है, मैलिक अम्ल। ठीक है, और क्या होता है, और आपका होता है अंगूर हो गया, सिरका हो गया, खट्टा दूध हो गया, सेब हो गया, और क्या होता है, संतरा। संतरा में क्या होता है, एसिटिक हो गया, टार्टरिक हो गया, मौलिक, लैक्टिक। तो आपका जो संतरा होता है इसमें होता है सिट्रिक अम्ल। संतरा हो गया या फिर अंगूर, संतरा, सिट्रिक अम्ल। ठीक है, तो इतना तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर इसमें बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इसका, तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि एक नंबर था क्या, खाने में। दूसरा जो हम लोग का होता है वो क्या होता है, जैसा कि आप लोग देखते होंगे अपने अपने जैसे दैनिक जीवन में क्या देखते होंगे, कि अगर हमारे क्या होता है, अगर व्हाइट शर्ट देखते होंगे, व्हाइट शर्ट पे या फिर व्हाइट कोई भी कपड़ा होता होगा, उस पे क्या होता है कि लोहा का जंग या किसी भी चीज का जंग लग जाता होगा। तो क्या होगा, जंग लग गया, अब उसको साफ करने के लिए क्या क्या करते हैं हम लोग, ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग करते हैं। तो दूसरा हम लोग लिखेंगे कि जंग, लिखेंगे कपड़े पे लगे जंग को साफ करने के लिए, कपड़े पर लगे जंग को साफ करने के लिए, जंग को साफ करने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग करते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट तीसरा जो हम लोग लिखेंगे, तीसरा क्या लिखेंगे, जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि हम लोग भोजन करते हैं, उसको पचाने का काम कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। तो तीसरा वो लिख देंगे। चौथा हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे कि आप लोग लोहे का जो कोई भी, जैसे लोहा का छड़ मानते हैं, ये लोहा का छड़ है, अब इसको क्या करना है, इस पे जस्ता चढ़ाना है। तो जस्ता चढ़ाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पे क्या करते हैं, HNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या करते हैं, पहले इसको साफ कर देते हैं। तो चलिए हम लोग पहले उसको लिखते हैं कि भोजन को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। चौथा हमारा क्या हो जाएगा, लोहे की वस्तु पे लोहे की वस्तु पर जस्ते की परत चढ़ाने से पहले, जस्ते की परत चढ़ाने से पहले उसे H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल एवं HNO3 से साफ किया जाता है। उसको क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। नेक्स्ट जो लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, सोना एवं चांदी को शुद्धिकरण में करते हैं। तो उसको भी हम लोग लिख देंगे कि नाइट्रिक अम्ल का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, सोना एवं चांदी को शुद्धिकरण में। पांचवा नंबर
नाइट्रिक अम्ल का उपयोग, अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम बोल रहे हैं नाइट्रिक अम्ल का उपयोग सोना एवं चांदी को शुद्धिकरण में किया जाता है। सोना एवं प्लैटिनम होता है ना, सोना एवं, लिख लेते हैं, सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है, शुद्धिकरण में किया जाता है। इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए, इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा जैसे अम्ल के बारे में जाने, ऐसे ही थोड़ा सा हम भस्म के बारे में जान लेते हैं कि भस्म किसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि भस्म किसको बोलते हैं। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। आप लोग को समझ आ ही रहा होगा, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा, क्या होगा, भस्म। रुकिए, मार्कर को चेंज कर लेते हैं पहले। चलिए, भस्म जो होता है, भस्म को हम लोग क्या बोलते हैं, भस्म को हम लोग बेसिस बोलते हैं, और बेसिस जो होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। और एल्कली जो है ये कहां का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है पौधे का राख। अर्थात कि आपका जो ये भस्म जो होता है वो क्या होता है, भस्म वह पदार्थ होता है जो क्या होता है, स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। और क्या होता है, एक और डिफिनेशन लिख सकते हैं कि वह पदार्थ जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भस्म बोलते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें लिखते हैं क्या है कि भस्म क्या है, इसमें हम लोग लिखेंगे कि भस्म जो है ना ये कहां से बना है, बेस, और ये जो बना है बेसिस से बना है। बेस कहां से बना है, बेसिस से बना है। ठीक है, और बेसिस का मतलब होता है एल्कली, कहते हैं बेसिस का, बेसिस को एल्कली भी बोलते हैं। ठीक है, एल्कली भी बोलते हैं। और यह जो है ना कैसा शब्द है, एल्कली जो है ये कैसा शब्द है, अरबी शब्द है। ठीक है, आपका जो एल्कली जो है ये कैसा शब्द है, अरबी शब्द है। और क्या होता है, अरबी में एल्कली का मतलब होता है क्या, पौधे का राख। तो इससे क्या डिफिनेशन हम लोग निकालते हैं, पौधे का कहने का मतलब राख, राख कैसा, कड़वा होता है। तो वही बात है कि भस्म जो है इसके नाम से डिक्लेयर है कि कैसा होता है, कड़वा होता है। ठीक है, तो बस यही आप लोग को जानना था। तो आप लोग को मेरे मुताबिक आप लोग को क्या है कि समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, तो डायरेक्ट आप कमेंट में बता बोलिए। ठीक है, आपको तुरंत उसका रिप्लाई उसी समय दे दिया जाएगा वहां पे, नहीं तो अगले जो वीडियो आएगी उसमें आप लोग को वहां पे आप उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पे लिखते हैं बेसिस को एल्कली भी बोलते हैं। और एल्कली जो है कैसा शब्द है, अरबी शब्द है। एल्कली एक अरबी शब्द है, एल्कली एक अरबी शब्द है। एल्कली एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है जिसका मतलब होता है पौधे का राख। जिसका मतलब क्या हो जाता है, पौधे का राख होता है। इसका मतलब क्या होता है, पौधे का राख। इसको हाईलाइट कर दिए, पौधे का राख। और अर्थात हम लोग यहां से क्या लिखेंगे, यहां पे लिखे अर्थात भस्म वह पदार्थ है, भस्म वह पदार्थ है जो कैसा होता है, स्वाद में कड़वा होता है, जो स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है, नेक्स्ट डिफिनेशन हम लोग एक चीज और लिखेंगे कि वह पदार्थ जो अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भस्म बोलते हैं। वह पदार्थ जो अम्ल के साथ
अभिक्रिया अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, वह पदार्थ जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं भस्म कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? भस्म कहलाते हैं। तो इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर इसी में बढ़ते हैं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि भस्म कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो भस्म जो होते हैं ना वो बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है जल में विलय भस्म, और एक क्या होता है जल में अविलय भस्म। हम लोग एक एक करके देखते हैं कि जल में विलय भस्म किसको बोलते हैं और जल में अविलय भस्म हम लोग किसको बोलते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि भस्म कितने प्रकार के होते हैं। तो कहता है कि भस्म 2 प्रकार के होते हैं। भस्म कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जल में विलय भस्म, जल में विलय भस्म, और एक होता है जल में अविलय भस्म। चलिए, एक हमारा है जल में विलय भस्म, एक है हमारा जल में अविलय भस्म। तो जानेंगे कि जल में विलय भस्म किसको बोलेंगे। तो वैसा भस्म जो क्या हो जल में विलय, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जल में विलय भस्म। ठीक है, कहता है यह जो होता है जल में जो विलय भस्म होता है, ये क्या करता है? भस्म के सारे गुण को प्रदर्शित करता है। और जो यह जल में अविलय भस्म होता है, ये क्या होता है कि यह जल में जो अविलय भस्म होता है, यह भस्म के सारे गुण को प्रदर्शित नहीं करता है। तो चलिए हम एक एक करके लिखते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मार्कर चेंज करते हैं, यहाँ पे रेड से ही लिखते हैं कि जल में अविलय भस्म, हेडिंग लगाते हैं जल में विलय भस्म। तो पहला हम लोग क्या लिखेंगे? जल में विलय भस्म को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। ठीक है, जल में विलय भस्म को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। नहीं, चलिए पहले सबसे पहले लिखते हैं, वो कहता है वो भस्म जो जल में विलय हो उसे क्या बोलते हैं? जल में विलय भस्म बोलते हैं। जो जल में विलय हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जल में विलय भस्म बोलते हैं। वह भस्म जो जल में विलय हो उसे जल में विलय भस्म बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो वो हमारा क्या होगा कि जल में विलय भस्म को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। ठीक है, जो भी भस्म जल में आपका विलय होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्षार बोलेंगे। जल में विलय भस्म को क्षार कहते हैं। यह क्या होगा? यह जो होगा जल में विलय भस्म, यह क्या करेगा कि भस्म के सारे गुण को प्रदर्शित करेगा। यह भस्म के सभी गुण को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट जो होगा, जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा? NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ये सब क्या होगा? ये जो होगा ये जल में विलय भस्म है। अब हम लोग जानेंगे कि जल में अविलय भस्म, लेकिन यहाँ पे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और जल में अविलय भस्म के बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, अब जो हम लोग का टॉपिक होगा वो क्या होगा? जल में अविलय भस्म। तो जल में जो अविलय भस्म होता है वो क्या करता है? जल एवं लवण को तो बना लेता है। ठीक है, जल भी बना लेता है और लवण को बना लेता है, लेकिन वो क्या करता है? भस्म के सारे गुण को प्रदर्शित नहीं करता है। तो चलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे?
सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा जल में अविलय भस्म। कहता है जल में अविलय भस्म, कहता है यह क्या करेगा, यह जल में क्या होता है, अविलय होता है। यह जल में अविलय होता है। यह अम्ल से अभिक्रिया, यह अम्ल से अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाता है, लेकिन भस्म के सभी गुण को प्रदर्शित नहीं करता है। भस्म के सभी गुण को प्रदर्शित नहीं करता है। कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब हो गया कि यह जो है ना जल में अविलय होता है, तो पहले ये जल में घुलेगा ही नहीं। जल में जब घुलेगा नहीं, ये क्या करेगा, अम्ल से अभिक्रिया कर लेगा और क्या बना देगा, लवण और जल बना देगा। और लवण और जल बना देगा हमारा, लेकिन क्या करेगा, भस्म के सभी गुण को प्रदर्शित नहीं करेगा। जैसे हमारा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में हमारा क्या हो जाएगा, ZNO, FeO, Fe2O3 ETC, ये सब क्या होगा कि जल में अविलय भस्म है। ये भस्म है लेकिन क्या है, जल में अविलय है। जैसे कि हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बताए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, वो क्या होता है, जल में विलय है और वो क्या करता है, भस्म के सभी गुण को प्रदर्शित करता है। लेकिन ये सब जो होगा ये क्या करेगा, भस्म के सभी गुण को प्रदर्शित नहीं करेगा। तो इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं। चलिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो अब हम इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। और अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या होगा, भस्म में ही क्या होगा कि कुछ भस्मों के उपयोग, क्या होगा, कुछ भस्मों के उपयोग। तो हम लोग जैसा कि देखेंगे कि एक दो भस्म देखेंगे और उसका हम लोग क्या करेंगे, उपयोग देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं। क्या हेडिंग होगा, हेडिंग हमारा होगा कि कुछ प्रमुख भस्मों के उपयोग। कुछ प्रमुख भस्मों के उपयोग। चलिए, अब हम लोग देखेंगे कुछ प्रमुख भस्म में क्या देखेंगे। चलिए, हम लोग क्या देख रहे थे, कुछ प्रमुख भस्मों के उपयोग। तो सबसे पहला हम क्या देखेंगे, भस्म के उपयोग में पहला हम लोग देखेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। क्या देखेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो इसका उपयोग हम लोग कहां करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग हम लोग कहां करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो होता है इसका उपयोग हम लोग कहां करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का जो उपयोग करते हैं वो कहां करते हैं, पेट की अम्लता को दूर करने में। लिखेंगे इसका उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। चलिए, अब जो नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, पहला हमारा क्या था, एक नंबर हमारा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति को क्या होता है, पेट में ज्यादा अम्ल हो जाता है, ठीक है, जैसे क्या करता है, एसिड बोलते हैं, क्या हो गया, पेट में गैस बन गया, उसको हम लोग क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का अगर उसको उपयोग करवाएंगे, इससे क्या होगा कि पेट की अम्लता कम जाएगा। नेक्स्ट हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसको बोलते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, अब हम लोग देखेंगे इसका उपयोग कहां कहां करते हैं।
तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। इसका जो उपयोग करते हैं घर में क्या करते हैं, पुताई करने के लिए करते हैं, यानी चूना उना करते हैं, उसमें इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। और कहाँ करते हैं, चमड़ा के ऊपर जो बाल होता है उसको साफ करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में करते हैं, और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में करते हैं। और हम लोग कहाँ करते हैं इसका उपयोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। बच्चों तो आप लोग भी कमेंट में बताइएगा एक दो कहाँ कहाँ करते हैं। तो जैसे हमने बताया, हमने क्या क्या बताया, हमने 3 अभी तक बता दिया है, ठीक है। और आप लोग क्या करिएगा, एक दो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि आप लोग कितना बताते हैं। तो तब तक हम लोग 3 लिख देते हैं, ठीक है। तो 3 क्या क्या होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं इसका उपयोग पुताई में किया जाता है, इसका उपयोग पुताई में किया जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। और कहां कहां किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में भी किया जाता है। चलिए डायरेक्ट लिखते हैं, कहां किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, पेरिस बनाने में कहां कहां किया जाता है। और चमड़े के ऊपर के बाल साफ करने में। और कहां करेंगे इसका उपयोग बच्चों, तो इसका और हम लोग उपयोग कहां करेंगे, तो इसका हम लोग उपयोग कहां कहां करते हैं। जैसे हो गया इसका उपयोग पुताई में करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर में करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस में करते हैं, चमड़े के ऊपर के बाल साफ करने में करते हैं। तो क्या, तो इतना हमने बता दिया आपको। और आप लोग क्या करिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका उपयोग और कहां कहां करते हैं। इसमें हमने 2 छोड़ दिया है, ठीक है। नेक्स्ट में हम आपको बता देंगे, लेकिन अभी भी हम आपको बता सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग को हिंट दे देते हैं, गारा और क्या बनाने में करते हैं, तो बताइएगा कमेंट में आप लोग, ठीक है। तो चलिए इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे फिलहाल। तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, वो क्या है, अम्ल भस्म के आयनिक विवरण, ठीक है, मतलब आयनिक विवरण। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आयनन। आयनिक विवरण में जब हम लोग चलेंगे तो उसमें हम लोग किसका बात करेंगे, आयनन की बात करेंगे। तो आयनन हम लोग किसको बोलते हैं, जल द्वारा विद्युत अपघट्य का आयनों में विनिमय जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनन बोलते हैं, ठीक है। और क्या होगा, आयनन जैसे आयनन में क्या होगा, एक क्या होगा आपका विद्युत अपघट्य हो जाएगा, और क्या होगा, एक विद्युत अनपघट्य हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग क्या देंगे, हेडिंग देंगे अम्ल तथा भस्म के आयनिक विवरण। पहले इसको अच्छे से इरेज करते हैं, फिर हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, अम्ल तथा भस्म के आयनिक विवरण। चलिए तो अब जो हमारा टॉपिक आता है वो क्या आता है, सबसे पहले विद्युत अपघट्य इसमें आता है। और एक आता है विद्युत अनपघट्य। तो विद्युत अपघट्य किसको बोलेंगे, विद्युत अपघट्य जो होगा उसमें क्या होगा कि ऐसा विलयन जिसमें क्या होता है कि विद्युत का संचालन होने पे वो विलयन क्या हो जाएगा, मतलब क्या होगा, विद्युत का संचालन करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, विद्युत अपघटन बोल देंगे, ठीक है। तो चलिए तो लिखते हैं कि ऐसा विलयन मतलब क्या, अम्ल और भस्म के विलयन के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो कहता है ऐसा विलयन जिसमें विद्युत का संचालन
हो सके उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत अपघट्य बोलेंगे। ठीक है। और जो हमारा क्या होगा नेक्स्ट जो टॉपिक, जैसे कि इसमें हम लोग लिखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल विद्युत अपघट्य होता है। सबसे पहले लिखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है। क्या करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है यह विद्युत का संचालन करता है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत अपघट्य बोल देंगे। जो क्या करेगा, हम पहले बोल दिए कि ऐसा विलयन जिसमें विद्युत का क्या करे, संचालन करे, यानी क्या विद्युत प्रवाह करे, उसको क्या बोल देंगे, विद्युत अपघट्य बोलेंगे। और जो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है ये क्या करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है ये क्या करता है, विद्युत का संचालन करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा क्या करता है, विद्युत का संचालन करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट्य बोलते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है विद्युत अनपघट्य। विद्युत अनपघट्य, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, विद्युत अनपघट्य किसको बोलेंगे, तो ऐसा विलयन, ऐसा जलीय विलयन जो क्या करेगा, विद्युत का संचालन नहीं करेगा, ऐसा जलीय विलयन जो विद्युत का संचालन नहीं करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत अनपघट्य बोलते हैं। जैसे में हमारा क्या हो जाएगा, जैसे में ग्लूकोज हो जाएगा। ग्लूकोज क्या करता है, ये जो होता है ना अपने अंदर से विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत अनपघट्य बोलेंगे। ठीक है, तो इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे, तो इसको इरेज करते हैं और हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, आरहेनियम द्वारा अम्ल एवं भस्म की परिभाषा। एक आरहेनियम क्या थे, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या दिया, अम्ल और भस्म का एक परिभाषा दिया, उसी के बारे में हम लोग नेक्स्ट जानेंगे कि क्या है आरहेनियम द्वारा अम्ल एवं भस्म की परिभाषा क्या बोलता है। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक क्या लिखेंगे, आरहेनियम द्वारा अम्ल एवं भस्म की परिभाषा। आरहेनियम, आरहेनियम द्वारा अम्ल एवं भस्म की चलिए हम लोग जानेंगे आरहेनियम द्वारा अम्ल और भस्म की परिभाषा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अम्ल। आरहेनियम में क्या कहा कि अम्ल वह पदार्थ है जो क्या करता है, हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल वह पदार्थ है जो क्या करता है, हाइड्रोजन आयन देता है। तो कहां देता है, ये भी एक बात हो गई। तो क्या करता है, उन्होंने कहा कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं कि अम्ल, सबसे पहले अम्ल लिखेंगे। अब आरहेनियम ने अम्ल के बारे में क्या बोला, एसिड के बारे में क्या बोला कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या करता है, हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन देता है। फिर क्या कहा,
कि जैसे हम लोग देखेंगे, जैसे में हम लोग क्या देखेंगे, जैसे आपका हो जाएगा कि HNO3 CH3 COH, ठीक है, HCl आदि जल में घुलकर क्या करता है, हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, जैसे आप लोग देखिएगा कि चलिए मार्कर हम लोग चेंज करते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि HCl जो होता है ये क्या करेगा, जल की उपस्थिति में क्या करेगा, H प्लस करेगा, Cl माइनस करेगा। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, HNO3, ये क्या करेगा, जल की उपस्थिति में H प्लस करेगा, NO3 माइनस करेगा। और क्या आ जाएगा हमारा CH3COH, CH3COH हमारा क्या करेगा, जैसे कि आपका आ जाएगा CH3COH, ये हमारा करेगा H प्लस CH3COO, और हमारा क्या आ जाएगा, नेक्स्ट क्या क्या आ जाएगा, और इसमें हमारा हो जाएगा क्या, जैसे आपका हो जाएगा H2SO4, H प्लस SO3 SO4 माइनस। चलिए हम लोग जानते हैं कि H2SO4 H प्लस SO4 2 माइनस, और CH3COH क्या करता है, H प्लस यहां से गायब हुआ, अब क्या बनेगा, COH माइनस, H प्लस गायब हुआ, एक H गायब हुआ, CH3COO माइनस। चलिए तो इतना तक आप लोग देख लिए हैं कि अम्ल क्या होता है, वह पदार्थ होता है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, HNO3 इतना इतना आदि जल में घुलकर हाइड्रोजन, ये क्या करता है, जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, तो ये सब जल के साथ क्या करता है, H प्लस बना रहा है। तो H प्लस जो बना रहा है वो हमारा क्या हो रहा है, H प्लस जो भी बना रहा है ये क्या है, हाइड्रोजन आयन दे रहा है, ये हमारा क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आयन दे रहा है। तो इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की ओर इसी में बढ़ते हैं, अम्ल में। तो क्या यहाँ पे अम्ल क्या किया कि H प्लस आयन तो बना दिया, ठीक है, लेकिन अब ये जो H प्लस आयन जो है ये क्या करता है, स्वतंत्र रूप में नहीं रहता है। ये क्या करता है कि H प्लस आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता है, और क्या करता है, ये क्या करता है, H प्लस आयन जो होता है, H प्लस आयन जो होता है ये क्या करता है, जल के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, H3O बना लेता है। क्या करता है, H3O बना लेता है। ठीक है, तो एक हेडिंग आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, H3O प्लस, H प्लस H2O, H3O प्लस बना लेता है। ठीक है, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं, बस एक और नोट डाउन कर लीजिएगा यहाँ तक। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं वो हमारा क्या है, वो है भस्म। जैसे आर्हेनियम ने अम्ल का परिभाषा बताया, वैसे आर्हेनियम ने क्या किया कि भस्म के बारे में भी बताया। आर्हेनियम में भस्म के बारे में क्या कहा कि जैसे कि अम्ल के बारे में उन्होंने कहा कि अम्ल वह पदार्थ है जो क्या करता है, हाइड्रोजन आयन देता है। तो भस्म के बारे में उन्होंने बताया कि भस्म वह पदार्थ है जो क्या करता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ठीक है, और ये क्या करता है, भस्म जो भी पदार्थ हाइड्रोक्साइड आयन देगा जल में अभिक्रिया करके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भस्म बोलेंगे। तो चलिए हम लोग इसमें लिखते हैं कि वह पदार्थ जो जल में अभिक्रिया कर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। क्या करता है, हाइड्रोजन आयन देता है, यहां पे क्या करता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। चलिए पहले लिख लेते हैं ऐसे, हाइड्रोक्साइड, अरे भाई हाइड्रोक्साइड आयन देता है, उसे भस्म कहते हैं। जैसे में हमारा क्या हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा KOH NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आदि
या फिर लिख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि जल में अभिक्रिया कर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। चलिए इसका हम लोग एग्जांपल लिखते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन में क्या हो जाएगा, जैसे हाइड्रोक्साइड आयन में क्या हो जाएगा KOH, क्या हो जाएगा K प्लस OH माइनस NOH, क्या हो जाएगा Na प्लस OH माइनस, क्या हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, क्या हो जाएगा Ca प्लस OH2 माइनस, OH2 माइनस। यही हमारा हो जाएगा एकदम। ये हमारा टॉपिक था भस्म के बारे में, ठीक है। तो हम लोग का ये जो टॉपिक है ये अम्ल और भस्म आर्हेनियम द्वारा जो बताया गया, अम्ल और भस्म का जो अभिक्रिया आर्हेनियम द्वारा जो बताया गया, ये हमारा क्या होता है, खत्म होता है। अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे वो हमारा बस एक टॉपिक और है, वो है उदासीनीकरण। तो चलिए, तो आप लोग इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे इसमें। चलिए, तो इसमें जो है हम लोग क्या करें, आप लोग को बोले एक और टॉपिक बचा हुआ है, वो है उदासीनीकरण। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग बढ़ते हैं उदासीनीकरण की ओर। तो उदासीनीकरण हम किसको बोलते हैं, अम्ल और भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। चलिए हम लोग का जो एक हेडिंग है अभी, उदासीनीकरण कहता है, इसमें क्या हो जाएगा, उदासीनीकरण क्या होगा, उदासीनीकरण का मतलब है इक्वल, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। जैसे क्या होता है, अम्ल और भस्म जब अभिक्रिया करता है तो वो क्या करता है, लवण और जल बनाता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उदासीनीकरण बोल देंगे। कहता है वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा लवण, अम्ल तथा भस्म होगा, अम्ल तथा भस्म, वो अभिक्रिया जैसे अम्ल तथा भस्म मिलकर लवण तथा जल बनाते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, भस्म है, और HCl ये क्या अम्ल है। अब ये क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा, और क्या बना देगा, H2O। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, ये क्या है, भस्म है, ये क्या है, अम्ल है, ये क्या बनाया, लवण बनाया, ये क्या बनाया, जल बनाया। यह जो अभिक्रिया है ये कैसी अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट अगले टॉपिक में जो आएंगे उसमें हम आप लोग को क्या बताएंगे, अम्ल और भस्म के गुण बताएंगे। तो बेसिक सी बात आज हम लोग ने देखा, तो इतना लोग आप लोग क्या करिएगा, इतना का आप लोग एकदम प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, रिविजन करके आइएगा, ठीक है। और जब तक आप रिवीजन नहीं करिएगा तब तक क्या होगा कि आप पीछे से पढ़ते जाइएगा, आगे भूलते जाइएगा। तो ऐसा नहीं करना है, एकदम रिवीजन करके आना है, प्रॉपर नोट्स होना चाहिए एकदम। क्या करिएगा, आप बोलिएगा ऑनलाइन क्लास में कौन देखने आता है नोट्स, देखिए देखने तो कोई नहीं जाता होगा आपको कि आप नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे, लेकिन आप खुद क्या करना है, आपको नोट ऑफ करना है, ठीक है। आपको अच्छा मार्क्स लाना है। आप जब अच्छा मार्क्स लाइएगा आपका नाम रोशन होगा, आपके मम्मी पापा का नाम रोशन होगा, क्या होगा, हमारे क्लास का भी नाम रोशन होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, खुद मेहनत करिए, डिसिप्लिन मेंटेन करिए, बैकलॉग मत लगाइएगा, ठीक है। ये नहीं कि वीडियो डाल रहे हैं सर हम देख ही नहीं रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं करिएगा। प्रॉपर वे में वीडियो देखना है, उसका नोट्स बनाना है, उसका रिवीजन करना है, ठीक है। तभी आप एक अच्छे से अच्छे क्या करिएगा, मार्क ला पाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। धन्यवाद।